हेलो फ्रेंड्स, मैं स्टडी 91 चैनल से नितिन गुप्ता आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से ज्योग्राफी के एक टॉपिक पे आ रहे हैं, ठीक है, जिसका नाम है वायदा, पवने और वर्षा। ठीक है, क्या होता है ये एयर प्रेशर, विंड्स और रेनफॉल। ठीक है, तीनों की हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन इस टॉपिक में आज हम सिर्फ कवर करेंगे एयर प्रेशर को एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, और आप हर बार की तरह इस बार भी कुछ रटेंगे नहीं, ठीक है, और सारी चीज़ों को फैक्ट के साथ क्यों होता है, कैसे होता है, ये आप समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वैसे आपको पता होगा कि मेरे पढ़ाने के बाद आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाला है, फिर भी आप मेरे साथ अच्छे से बने रहिए। ठीक है, देखिए, वायदा का अर्थ क्या होता है, मीनिंग ऑफ एयर प्रेशर। एयर प्रेशर का मतलब क्या है एयर प्रेशर। ठीक है, एक बात आप सिंपल सी बताओ दोस्तों, ये जो वायुमंडल है, वायुमंडल माने क्या है, ये हमारे चारों तरफ का जो आवरण है, यही तो वायुमंडल है। ये जो वायुमंडल है, इसमें विभिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, बहुत सारे गैसें, बहुत सारे तत्व पाए जाते हैं। तो वही चीज़ बता रहा है कि वायुमंडल में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की गैसें एवं अन्य तत्व भी भौतिक पदार्थ हैं और इनमें भार होता है। क्या वायु में भार नहीं है? क्या वायु में एकदम भार नहीं है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ तो होगा। हम वेट नहीं कर पाते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वायु में भार नहीं होता, यानी वायु या कोई भी गैस हो, इसमें भार होता है। तो एक बात बताओ, अगर वायु में भार होता है तो उसका दबाव भी कहीं ना कहीं पड़ता होगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों का कुछ वेट है, ठीक है, कोई 50, 60, 70, 80, सबका कुछ ना कुछ वेट है। तो हम लोग कहीं भी खड़े होंगे अगर, तो हमारा भार इस धरती के ऊपर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है? अगर हमारा भार इस धरती के ऊपर पड़ रहा है तो क्या वह इस वायुमंडल का भार धरती के ऊपर नहीं पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। तो वही चीज़ होती है, देखिए, भूपृष्ठ पर यानी हमारी धरती पर, भूपृष्ठ पर वायुमंडल के दाब या भार को ही वायुमंडलीय दाब या वायु भार कहते हैं, उसी को एयर प्रेशर कहते हैं। कोई आपसे पूछे एयर प्रेशर क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि भूपृष्ठ पर वायुमंडल के दाब अथवा भार को ही वायुमंडलीय दाब या एयर प्रेशर कहते हैं। यानी वायुमंडल में जितनी भी गैसें और जो अन्य तत्व हैं, इनका जो भार धरती पर पड़ रहा है, यही क्या है, एयर प्रेशर है। ठीक है, देखिए, पृथ्वी के चारों ओर लगभग 1000 किलोमीटर तक, चारों ओर लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायु का आवरण फैला है। वायु के इसी आवरण का धरातल पर भारी दबाव पड़ता है। हमने आपको बताया, जैसे हमारा दबाव पड़ रहा है तो फिर वायुमंडल का तो पड़ ही रहा है। ठीक है ना, यानी पूरे के पूरे वायुमंडल में जितनी भी वायु है, जितने भी तत्व हैं, सबका पड़ रहा है। अनुमानतः समुद्र तल के समीप लगभग प्रति वर्ग सेंटीमीटर का मतलब क्या था दोस्तों, कि चारों तरफ 1 सेंटीमीटर, ठीक है ना, एक वर्ग है, 1 सेंटीमीटर इसका आकार है, यानी एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए यही बुक है, अगर हमने इतना कट कर दिया ऊपर से, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, एक वर्ग बन जाएगा। ठीक है, तो लगभग 1 वर्ग सेंटीमीटर की भूमि पर 1.25 किलो, 1.25 किलो, इसको केजी में बोलते हैं, ठीक है ना, 1.25 किलो का वायु दाब पड़ता है हमारी पृथ्वी पर समुद्र तल के समीप। ये समुद्र तल के समीप क्या होता है, देखिए, आप कहीं भी किसी रेलवे स्टेशन में खड़े हुए, आपको वहाँ जहाँ पे जंक्शन वगैरह लिखा रहता है ना, जैसे इलाहाबाद जंक्शन, कानपुर जंक्शन, लखनऊ जंक्शन, दिल्ली जंक्शन, जो भी हो, तो वहाँ लिखा रहेगा ऊंचाई, समुद्र तल से इतनी ऊंचाई। तो एक मानक बनाया गया है, ठीक है ना, कि समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। तो समुद्र तल के समीप जो ये है वायुदाब है, एयर प्रेशर है, इसका वेट कितना पड़ता है, 1.25 kg। अतः हम सदैव अपने शरीर के ऊपर 112 किलो का वायु का भार अपने ऊपर लादे फिरते हैं। अरे बाप रे बाप, इतना भार, 112 किलो का वेट हमारे ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही है। ठीक है, 112 किलो का वेट हम अपने ऊपर हमेशा लेकर घूमते हैं। हमारा वेट तो 50 किलो, 60 किलो, 70 किलो, 80 किलो, कुछ लोग 20-30 किलो के भी होंगे जो देख रहे होंगे। ठीक है ना, इतने कम वेट के ऊपर हमारे ऊपर क्या 112 किलो का वेट अलग से वायुमंडल का पड़ा हुआ है। हाँ चलिए ठीक है, मान लेता हूँ पड़ा हुआ है। अरे मानना क्या है, पड़ता है। पूरे वायुमंडल में जितना भी है, ये वायुमंडल का जो प्रेशर पड़ रहा है, अगर हम यहाँ खड़े हैं तो हमारे पर भी तो प्रेशर पड़ेगा। तो कितना प्रेशर पड़ रहा है, 112 किलो का। ठीक है ना, तो घर में कोई पूछे क्या कर रहे हो, तो बोलना अरे कुछ नहीं करते, खाली टाइम में भी तो 112 किलो का प्रेशर ले रहे हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं फिर, किंतु हमारे शरीर के ऊपर इतने भार का एहसास क्यों नहीं होता है। ठीक है ना, कुछ लड़कियां सोच रही होंगी, जो वीडियो देख रही होंगी, कि 112 किलो का वेट लेके घूम रहे हैं, फिर हमें पता क्यों नहीं चलता है। ठीक है, ऐसी चीज़ें वो ज़्यादा सोचती हैं। देखिए, क्योंकि हमारे चारों ओर वायुमंडल का दबाव जो है वो समान रूप से पड़ता है, इसलिए वो चीज़ हम महसूस नहीं कर पा रहे हैं। आपको तो इतना पता है ना कि पृथ्वी रोटेट कर रही है,
पृथ्वी अपने अक्ष पे रोटेट कर रही है। तो अगर ये घूर्णन कर रही है तो हमें एहसास क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे ये पूरा का पूरा वायुमंडल भी उसके वायुमंडल में क्या हो रहा है, घूम रहा है, इसलिए फिर इसका एहसास नहीं होता है। उसी तरह से वायुमंडल का प्रेशर जो हमारे ऊपर पड़ रहा है उसका भी एहसास नहीं हो पा रहा है। देखिए अब आइए बात करते हैं, अब तो इतना समझ गए होंगे ना एयर प्रेशर क्या होता है, ठीक है ना। तो वायुमंडल को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वायुमंडल को प्रभावित करेंगे। तो फैक्टर अफेक्टिंग एयर प्रेशर, देखिए धरातल पर वायु का दाब न तो सर्वत्र एक समान पड़ता है और न ही यह सदैव एक समान रहता है। इसका मतलब क्या है? ये कह रहा है कि जो धरातल है इस धरातल पर ना वायु का दाब यानी एयर प्रेशर जो अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं वो एक समान नहीं रहता। मतलब यहाँ अलग हो सकता है, यहाँ अलग हो सकता है, यहाँ अलग हो सकता है, और टाइम के अनुसार भी अलग हो सकता है, जगह के अनुसार भी अलग होगा और टाइम के अनुसार भी अलग होगा। अच्छा, इसका मतलब है जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमारे ऊपर 112 किलो का वेट पड़ रहा है, टाइम के अनुसार अलग अलग वेट पड़ सकता है, टाइम के अनुसार अलग अलग लोगों पर अलग अलग भार पड़ रहा होगा, और इस पे समय के अनुसार भी, जगह के अनुसार भी। कुछ लोग दिल्ली से बैठ के देख रहे होंगे, कुछ लोग एमपी से, कुछ लोग यूपी से, अलग अलग स्टेट से देख रहे होंगे। क्या उनके ऊपर अलग अलग प्रेशर पड़ रहा है? लेकिन क्यों? अभी तो हमने पढ़ा कि वायुमंडल तो यार स्थिर है, ठीक है ना। इसकी 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जितने भी हैं सबका प्रेशर पड़ रहा है, तो फिर ये अलग अलग क्यों? यानी इसका स्थान और समय में परिवर्तन क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों सबके ऊपर एक समान वेट नहीं पड़ रहा है? क्यों मैं पढ़ा रहा हूँ, मेरे ऊपर गारंटी नहीं कि 112 किलो का हो तो आपके ऊपर भी 112 केजी का होगा? क्यों? ऐसा क्यों? तो देखिए उस क्यों का जवाब ढूंढने चलते हैं, ठीक है। तो उस क्यों का दोस्तों जवाब ये है, उस क्यों का जवाब ये है कि पहले इसके फैक्टर देख लेते हैं। कुल 4 फैक्टर में हम लोग उस क्यों का जवाब ढूंढेंगे। एक टेम्परेचर के आधार पर देखेंगे, एक ऊंचाई के आधार पर देखेंगे, एक जलवाष्प के आधार पर देखेंगे, एक घूर्णन गति के आधार पर देखेंगे। बहुत आसान है दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत मेहनत लगता है इस तरह की नोट्स को तैयार करने में, ठीक है। बहुत टाइम भी लगता है, बहुत टाइम टेकिंग होता है, प्लस ये डिसाइड करना कि किसी चीज़ को कितने आसान तरीके से बना दिया जाए कि आपके दिमाग में चला है। तो ये एक बात की बातें। आइए देखें कैसे टेम्परेचर इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। देखिए आप कोई भी चीज़ रटेंगे नहीं, ठीक है ना। हमारी क्लास में तो बिल्कुल नहीं रटेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में बताया करिए, ठीक है। तो टेम्परेचर कैसे अफेक्ट करता है हमारे इस एयर प्रेशर को? देखिए एक तरफ कह रहा है कि वायुदाब और टेम्परेचर में घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। हम तो नहीं मानेंगे घनिष्ठ संबंध पाया जाता है। प्रूफ करो, प्रूफ कर दो तो मान जाए, ठीक है। प्रूफ कर दो कि इन दोनों में घनिष्ठ संबंध होता है तो मान जाए। आओ जाओ प्रूफ करते हैं। देखिए मान लीजिए कहीं का टेम्परेचर बढ़ रहा हो, कहीं का तापमान बढ़ रहा हो, तो अगर कहीं का तापमान बढ़ेगा, जैसे मान लीजिए ये हटाइए आप, जैसे ये देखिए यहाँ पे है, अगर मैं यहाँ से थोड़ा सा हीट कर दूँ, ठीक है ना, यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा हीट कर दूँ, मतलब यहाँ से आग वाग जला दूँ, तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। यहाँ का टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो इस मोबाइल के कैमरे से और यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी हवा होगी ये गर्म हो जाएगी, और हवा अगर गर्म हो जाएगी तो हवा गर्म होकर कहाँ जाएगी? ऊपर की तरफ जाएगी। सिंपल सी बात है। यानी टेम्परेचर बढ़ने पर वायु क्या होता है? गर्म होकर ऊपर की तरफ जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ने पर वायु जो है गर्म होकर ऊपर की तरफ जाएगी तो इस पैड के ऊपर क्या एयर प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा या कम पड़ेगा? कम पड़ेगा भाई, हवा तो ऊपर चली गई ना। हवा ऊपर चली गई तो यहाँ प्रेशर है ही नहीं। यानी टेम्परेचर के बढ़ने पर क्या होता है? वायु गर्म होकर ऊपर चली जाती, इसी वजह से वायुदाब कम हो जाता है। रटना नहीं है कि टेम्परेचर बढ़ा वायुदाब घटा। क्यों घटा? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर वायु गर्म हो गई, वायु गर्म होकर कहाँ भाग गई? ऊपर। क्योंकि गर्म वायु कहाँ भाग जाती है? हमेशा गर्म वायु कहाँ जाती है? ऊपर। नहीं बर्फ़ होता, गैस लो, उस पर पानी रखो किसी बाउल में, ठीक है, और उसको नीचे से गर्म करो। देखो हवा गैस कहाँ जाएगी? कोई चीज़ गर्म होगी तो कहाँ जाएगी? ऊपर जाएगी। सिंपल सी फंडा है। तो यानी अच्छा कहीं पे अगर टेम्परेचर डाउन हो रहा हो मतलब हवा ठंडी हो रही है और ज़्यादा से ज़्यादा हवा आके ठंडी होके वहाँ पे आ रही है, तो उस वहाँ पे प्रेशर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, यानी वायुदाब बढ़ रहा है। ये तो वही बात हो गई यार कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, जैसे रेगिस्तान वाली जगह हो गए, ठीक है, तो वहाँ पे एयर प्रेशर लो हो जाएगा। और ठंडी जगह जैसे ग्लेशियर वगैरह वाली जगह है तो वहाँ पे एयर प्रेशर बहुत हाई होगा। हाँ ऐसा ही होता है। तो हम लोगों को ना फैक्टर रटाया जाता है। कैसे फैक्टर रटाया जाता है? बेटा रटो, विषुवत रेखा पर
जो है वायुदाब जो है कम पड़ता है और पोलों पर अधिक पड़ता है, विषुवत पर कम पड़ता है, पोलों पर अधिक पड़ता है, विषुवत पर कम पड़ता है, पोलों पर अधिक पड़ता है। क्या है ये? कॉन्सेप्चुअली मजबूत होइए, ठीक है ना। आप अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को बिठाइए, देखिए क्यों होता है ये मान लीजिए एक पृथ्वी है और ये बीच से रेखा विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। भूमि के मध्य से जो रेखा गुजरती है भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा। और सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पूरे साल एक बराबर पड़ती हैं लगभग, ठीक है। तो जब एक बराबर पड़ रही हैं, 12 घंटे का दिन 12 घंटे की रात हो रही है विषुवत रेखा के ऊपर, तो बताइए वहाँ का टेम्परेचर कैसा होगा? ज़्यादा होगा। भाई आग लेके तो हर जगह जलाओगे नहीं ना, सूर्य से ही तो कंपेरिजन करोगे। हमें ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर सूर्य से तो मिल रहा है, तो सूर्य ज़्यादा टाइम तक वहाँ होगा है, इसलिए वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर ज़्यादा होगा। तो पूरे के पूरे इस विषुवत रेखा के बेल्ट पर, इक्वेटोरियल बेल्ट पर एयर प्रेशर कैसा होता है? लो होता है। रटने वाली बात ही नहीं कोई। क्यों लो होता है? क्योंकि सूरज की किरणें पूरे साल वहाँ बराबर पड़ती हैं, टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है, इसलिए वह एयर प्रेशर कम हो जाता है वहाँ पे। अब यही काम ध्रुवों पर। अब एक चीज़ और, यहाँ गर्मी भी तो ज़्यादा होगी। जहाँ गर्मी वहाँ एयर प्रेशर कम, और जहाँ ठंडी वहाँ एयर प्रेशर ज़्यादा। तो देखिए ध्रुवों पर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं या तो नहीं पड़ती, 6 महीना दिन 6 महीना रात वाली कंडीशन आ जाती है, या तो तिरछी या तो नहीं। तो अगर नहीं पड़ेगी तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा? डाउन हो जाएगा। और टेम्परेचर डाउन मतलब हवा ठंडी के नीचे बैठती है, तो एयर प्रेशर ज़मीन पर वहाँ क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो एक क्वेश्चन तो एग्जाम में बनता है ऐसे, ठीक है ना, कि पोल पर एयर प्रेशर कैसे होता है? ज़्यादा होता है कम होता है? तो क्या बताएंगे? ज़्यादा होता है। भूमध्य रेखा पर कम होता है, ठीक है। रटना नहीं आपको। तो ये हो गया टेम्परेचर के हिसाब से। तो मान लीजिए मैं जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे गर्मी ज़्यादा है तो एयर प्रेशर क्या होगा? लो होगा। और आप मान लीजिए एसी में बैठ के पढ़ रहे हो तो वहाँ पे क्या होगा? टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। टेम्परेचर डाउन मतलब एयर प्रेशर हाई, एयर प्रेशर हाई मतलब प्रेशर वहाँ बढ़ गया, ठीक है। तो यह समझने का तरीका होता है। देखिए इसी तरह से ऊंचाई को लेकर चलेंगे और बातें करेंगे कि कैसे ऊंचाई जो है वो एयर प्रेशर को संबंध पाया जाता है, इन दोनों के बीच में कैसे संबंध पाया जाता है। देखिए वायु का अधिकांश भार जो है वो नीचे की परतों पर होता है। देखिए जो भारी वायु होती है ना वो पृथ्वी पर कहाँ होती है? नीचे की तरफ होती है। और हल्की वाली वायु कहाँ होती है? पृथ्वी के ऊपर की तरफ होगी। क्योंकि धरातल के निकटवर्ती वायु पर ऊपरी तहों का भार पड़ता है, जाहिर सी बात है पड़ता है, 27 से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक। इस भूपर्पटी, ये देखिए ज़मीन धरती है जो ना, इसको भूपर्पटी बोलते हैं, ठीक है ना, या क्रस्ट बोलते हैं। इस क्रस्ट से 27 से 29 किलोमीटर की ऊंचाई तक लगभग 97% वायुमंडल पाया जाता है। मतलब यहाँ से सीधा सीधा फंडा समझ लो 30 किलोमीटर, यहाँ से 30 किलोमीटर तक ऊपर जाओगे ना, मतलब क्षोभमंडल तक में ही ये क्या हो जाएगा? 97% वायुमंडल यहीं पाया जाता है। बाकी के जो 4 मंडल हैं, हम लोगों ने अभी मंडल वाला वीडियो पढ़ा एटमॉस्फेयर, उसको आप ज़रूर देखिए। कैसा लगा? अच्छा वीडियो आपको? एटमॉस्फेयर अच्छे से समझ में आया, ठीक है। तो आप देखिए, आपको पता होगा दोस्तों कि मेरे 5000 व्यूज़ पूरे हो गए और अभी मेरा 1 महीने भी नहीं हुआ वीडियो को डालते हुए, और मैं पिछले 1 हफ्ते से इधर वीडियो भी नहीं डाल पा रहा था। तो अगर इसी तरह से आप लोगों का सपोर्ट मिलता रहा तो मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है। तो लगभग 27 से 29 किलोमीटर के बीच में लगभग 97% का वायुमंडल पाया जाता है। तो होता क्या है? देखिए जो वायुमंडल में जो जलवाष्प है ना, जल की बूंदें, जो धूल के कण हैं और जो भी भारी गैसें हैं, ये सभी की सभी धरातल से कुछ ही ऊंचाई तक सीमित रहती हैं। अब धूल कहाँ चली जाएगी? पृथ्वी के बाहर उड़ के चली जाएगी? नहीं, ये जो भी जिनके ऊपर भी भार होता है ना, उनको पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण शक्ति से क्या करती है? अपने तरफ खींच के रखती है। तो इन सबको पृथ्वी ग्रेविटी के कारण अपने खींच के रखती है अपने तरफ। अतः धरातल के समीप की जो वायु होती है ना, वो घनी होती है और भारी होती है, और ऊपर वाली वायु क्या होगी? हल्की होगी और विरल होगी, मतलब दूर दूर उसके अणु होंगे, ठीक है ना। और ये क्या होती है? भारी होती है। यहाँ क्या होता है? तो इसी वजह से ऊपर जाने पर वायु हल्की और पतली होती जाती है, यानी विरल होती जाती है। इसलिए ज्यों-ज्यों हम ऊपर जाते हैं वायुदाब क्या होता है? कम होता जाता है। ये फैक्टर है। मान लीजिए कोई आदमी इस पहाड़ पे चढ़ रहा है, तो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, ऊपर क्या हो जाएगा? एयर प्रेशर कम होता जाएगा, ठीक है। और अगर एयर प्रेशर कम हो गया तो उसे सांस लेना मुश्किल हो जाएगा, उसे मूर्छा भी आ सकती है। यही वजह होता है कि पर्वतारोही या वायुयान चालक जो भी होते हैं वो हमेशा अपने साथ ऑक्सीजन के टैंक लेके जाते हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, यानी पृथ्वी पर हाई प्रेशर वायुदाब का प्रेशर ज़्यादा होगा अपेक्षाकृत पर्वतों के। पर्वतों पे क्या होगा? जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वायुदाब कम होता जाएगा। पर्वत ही नहीं, कहीं भी अगर आप ऊंचाई पे चलते जाएंगे तो एयर प्रेशर लो होता जाएगा। और प्रेशर का लो होना मतलब, अभी हमने पीछे पढ़ा, प्रेशर का लो होना मतलब टेम्परेचर वहाँ पे क्या है? ज़्यादा है, ठीक है ना। प्रेशर लो है मतलब टेम्परेचर ज़्यादा है, और टेम्परेचर ज़्यादा है,
ठीक है ना। तो ये आप चीज़ें लेके जैसे जैसे ऊपर जाओगे वैसे एक लिमिट तक, ठीक है ना, उस लिमिट के ऊपर जाओगे तो फिर ये जो डेटा है चेंज हो जाता है। आप पढ़े होंगे एटमॉस्फेयर वाले वीडियो में, ठीक है। देखिए फिर क्या होता है यहाँ पे, जैसे जल वाष्प है मान लीजिए, ठीक है ना, जल वाष्प है, वाटर वेपर, ठीक है ना, जल वाष्प, वायु, ये जो जल वाष्प होता है ना ये वायु से भी हल्की होती है, बहुत हल्की होती है, ठीक है ना। और इसमें जितना कम वाष्प मिली रहती है ना उतना ही वायु हल्की रहती है, यानी कम वाष्प तो वायु एकदम हल्की, और अगर वाष्प ज़्यादा तो वायु भारी, और अगर हल्की है तो वायुदाब से भी कम है, और अगर भारी है तो वायुदाब से अधिक भी हो जाएगी। तो जलवाष्प तो सिंपल सा चीज़ है। और इसी अगर जो ये वायु है अगर इसमें जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाएगी तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, आर्द्रता बढ़ जाती है, फिर मौसम ख़राब होगा, फिर बारिश होगी, ठीक है ना। तो ये तरीका होता है समझने का। तो अगर वायु हल्की है तो एयर प्रेशर जो लो होगा, वायु भारी रहेगी तभी ना प्रेशर पड़ेगा। रटना क्या है, सोच क्या रहे हैं, परेशान होने वाली क्या बात है। अरे वायु हल्की है इसका मतलब प्रेशर कम पड़ रहा है, वायु भारी है इसका मतलब प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पे अगला क्या पॉइंट था कि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण भी ये एयर प्रेशर पे इफेक्ट पड़ता है। कैसे, यानी ये जो अर्थ रोटेट कर रही है इसके रोटेशन स्पीड की वजह से भी ऐसा होता है। देखिए पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण एक बल की उत्पत्ति होती है जिसका नाम है अपकेंद्रीय बल। कौन सा बल दोस्तों, अपकेंद्रीय बल। देखिए पृथ्वी की जो मूवमेंट है ना वो कैसा है, पश्चिम से पूर्व की तरफ, ठीक है ना, इसीलिए जो सूरज उगता है वो पूरब से पश्चिम, ठीक है ना। तो ये पूर्व से पश्चिम की तरफ क्या हो रही है, पृथ्वी ऐसे ऐसे रोटेट कर रही है अपने अक्ष पर, ठीक है ना, और 23.5 डिग्री झुक करके, इसको भी आप देखेंगे, ठीक है ना। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके ऊपर तैयार कर रहा हूँ, बहुत जल्दी आपके सामने आ जाएगा। तो ये अपकेंद्रीय बल है, और इस अपकेंद्रीय बल की इस मूवमेंट की वजह से क्या होता है, प्रभावित होकर जो विषुवत रेखा है यानी जो भूमध्य रेखा है और जो ध्रुव है वहाँ के आसपास की जो वायु है ना ये अपने स्थान से हट करके मध्यवर्ती अक्षांशों की ओर चलने लगती है, ठीक है ना। देखिए मैं आपको ये आप ऐसे समझिए, देखिए जैसे ये पृथ्वी है और यहाँ पे गई है ये विषुवत रेखा, ठीक है ना, ये विषुवत रेखा गई है और ये पृथ्वी ये रोटेट कर रही है। एक बात बताओ, अगर रोटेट करते हुए पृथ्वी आगे की तरफ भी मूव कर रही है, क्योंकि आपने सुना होगा कि नहीं परिक्रमण गति होती है पृथ्वी में जो सूर्य का चक्कर लगा रही होगी, ठीक है ना, तो पृथ्वी ये करते करते साथ साथ आगे भी बढ़ रही है। आप एक बात बताओ, आप अगर गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, ठीक है, और अगर आपने कैप वगैरह नहीं लगाया, हेलमेट नहीं लगाया, तो आपके जो बाल हैं वो किस दिशा में उड़ेंगे, पीछे की तरफ। अगर आप बाइक चला रहे हो तो पीछे की तरफ। अच्छा मान लीजिए पैर में कोई आपने धागा बांध दिया तो किधर उड़ेगा, पीछे की तरफ। यानी जब पृथ्वी आगे मूव कर रही है ना तो यहाँ से जो वायु होगी वो ऐसे चलेगी, ठीक है ना, पीछे की तरफ। कैसे चलेगी, पीछे की तरफ, ठीक है ना। और एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था कोरियोलिसिस। क्या नाम था, कोरियोलिसिस। उन्होंने लिसिस, ठीक है ना, कोरियोलिसिस ने क्या बताया, कोरियोलिसिस ने कहा कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर, ये उत्तरी ध्रुव ऊपर नीचे दक्षिणी है, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पर जो हवाएं होती हैं वो बाईं तरफ मूव कर जाती हैं। तो नया क्या बताया ये बताओ। अरे सब उल्लू बनाते हैं, सब दुनिया में पहले से रहता है। 1498 में वास्को डी गामा ने भारत खोज दिया। कितने में, 1498। मतलब पृथ्वीराज चौहान का विदेश रहते थे। पृथ्वीराज चौहान 1191 1192 में मोहम्मद गौरी से लड़ाई के विदेश रहते थे। अरे भारत का जन्म 1498 में हुआ नहीं, भारत था, बस इसकी जानकारी लोगों को दे दिया गया तो भारत की खोज हो गई। भारत खोया थोड़े था, भारत था। तो वही हाल है, ये चीज़ें थी, ठीक है, लेकिन इन्होंने बताई इसलिए चीज़ें इनके नाम से हो गई। तो इसको कहते हैं कोरियोलिस बल, कि कोरियोलिस बल के कारण जो है ये हवाएं मूव कर जाती हैं। पागल है, कोरियोलिस बल के कारण नहीं मूव करती हैं। कोरियोलिस ने केवल बताया था, इसको बोला था कोरियोलिस प्रभाव। ये बल पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण मूव करती। भाई पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे, कोरियोलिस घुमाएंगे क्या पृथ्वी को आके, नहीं, ठीक है। तो आप रटिए मत। तो ये बाईं तरफ और नीचे की तरफ, ये दाईं तरफ घूम जाती हैं। अब कुछ लोग सोचेंगे ऊपर तो बाएं, नीचे दाएं कैसे हो गया, ठीक है। आइए बात करते हैं। आपने रीजनिंग लगाया होगा, जब आपसे कहा जाता है कि आप उत्तर दिशा के ऊपर जाइए तो आप क्या जाते हैं, ऊपर जाते हैं। आपसे कहा जाता है आप बाएं मुड़ जाइए तो आप अपने बाएं मुड़ जाते हैं। जब कहा जाता है दाएं मुड़ जाइए तो आप दाएं मुड़ जाते हैं। ये दाएं और ये बाएं। लेकिन वहीं आपसे अगर कहा जाता है आप नीचे दिशा की तरफ आइए, मतलब आप कहाँ गए, दक्षिण में गए, और आपसे कहा जा रहा है बाएं मुड़ने के लिए, तो आप कहाँ चले जाते हो, दाएं। क्योंकि नीचे आने पर कोई चीज़ अपने अपोजिट हो जाती है, और दाएँ कहा जाएगा तो आप कहाँ चले जाओगे, बाएँ। मतलब ये उसका आपका ये बाएं हो जाएगा और ये दाएं हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टा हो जाता है,
नीचे आने पर उल्टा। तो उसी तरह जो दक्षिणी ध्रुव है इसके लिए उल्टा बोला जाता है, ठीक है ना। ऊपर का बाएं था इसलिए नीचे का दाएं। तो कहा जाता है ये कोरियोलिसिस प्रभाव के कारण ऐसा होता है। नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, कोरियोलिसिस प्रभाव नहीं है। ये क्या होता है कि पृथ्वी के घूर्णन का। और कह रहा है कि सेंटर में भी, तो यहाँ से भी पीछे भेज दीजिए, ये भेज दिया पीछे, पीछे की तरफ, ठीक है ना। बस हो गया ही। इसी को क्या बोलते हैं, कोरियोलिसिस प्रभाव, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा सारी चीज़ें। देखिए, इसके बाद हम थोड़ा सा बात करने वाले हैं वायुदाब माप के यंत्र के बारे में, और इसका पार्ट 2 में बनाऊंगा आगे, ठीक है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग टेम्परेचर जोन पे क्या एयर प्रेशर का इफेक्ट पड़ता है। पूरे पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय सुनते हैं, शीतोष्ण सुनते हैं, उपोष्ण सुनते हैं, ये क्या है, ठीक है ना। इसका बेल्ट का निर्माण कैसे हुआ, तो बहुत डिटेल से हम लोग आगे सीखेंगे। अभी हम लोग का ये आखिरी टॉपिक है, ठीक है ना। देखिए, वायुदाब माप के यंत्र क्या क्या हैं। तो अक्सर आपके एग्जाम में पूछ देता है कि वायुदाब मापी क्या है या यंत्र क्या होता है, मतलब किससे वायुदाब मापते हैं या एयर प्रेशर किससे मापते हैं। तो उस यंत्र का नाम है दोस्तों बैरोमीटर। क्या नाम है, बैरोमीटर। तो बैरोमीटर होता क्या है सच्ची में, ये कैसे, मतलब कैसे पता करता है कि एयर प्रेशर कितना है, ठीक है। देखिए, 1 मीटर लंबी एक नली होती है, ठीक है ना। उस नली के मुंह के बराबर एक समतल क्षेत्र पर माना जाता है ऐसा कि वायु का दाब उतना ही होगा जितना कि उस नली में भरे पारे का भार होता है। उस नली के अंदर ना दोस्तों एक पारा भरा होता है कुछ, ठीक ना। और ऐसा माना जाता है कि बाहर का जितना वो एयर प्रेशर होगा ना, वही पारे का वेट बराबर होगा, ठीक है ना। और समुद्र के तल पर जो नली में पारा होता है ना, उसकी औसत ऊंचाई जो होती है वो 76 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। एक एवरेज है, ठीक है ना, इतना होती है। अब इतने से ज़्यादा जा रहा है तो प्रेशर बढ़ रहा है, इतने से कम हो रहा है तो प्रेशर घट रहा है, ठीक ना। सबसे पहले इसका आविष्कार 1643 में, ठीक है ना, गैलीलियो के शिष्य टेरिसिली ने किया था। किसने किया था, टेरिसिली ने, गैलीलियो ने टेलीस्कोप का वो किया था, ठीक ना। तो ध्यान देंगे आप। और उनका शिष्य था टेरिसिली, उसने खोजा था इसको, ठीक ना। बैरोमीटर बनाया था, खोजा क्या था, बनाया था, ठीक है ना। तो और क्या होता है, देखिए, बैरोमीटर से जो मापे जाते हैं ना, ठीक है ना, कितने मापा जाता है, इंच में मापा जाता है, मिली बार में और सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर मैंने पढ़ लिया 76 सेंटीमीटर, लेकिन अगर इसको मिली बार माप रहे हैं आप तो 1013 मिली बार होता है। और अगर इंच में मापेंगे तो 29.92, तो सिंपल है, 29 टाइम 29 उल्टा 92, ठीक है ना। तो जो फेमस इसमें से ज़्यादातर यहाँ से कैलकुलेट होता है मिली बार से, ठीक है ना। तो कितना मिली बार, 1013 मिली बार, ठीक है ना, ये आप ध्यान देंगे। अभी थोड़ा सा और मैं इसके बारे में आपको जानकारी दे दूँ। जो वायुदाब मापी होता है ना, ये 2 टाइप का होता है। एक 14 बैरोमीटर होता है और एक निर्दो बैरोमीटर होता है। निर्दो को एनेराइड बोलते हैं दोस्तों, ठीक है। आपसे अभी कई एग्जाम में पूछना शुरू किया है एनेराइड। देखिए, एंड्रोराइड मेरी मोबाइल होती है, हम सबकी मोबाइल है एंड्रोराइड। हमको क्या पढ़ना है, एनेरॉइड बैरोमीटर, ठीक है ना। यहाँ क्या होता है 14 बैरोमीटर पे, पहली बात तो 14 क्या है, 14 नाम है, जिसने इसको बनाया था 14, उनके नाम पर इसका पड़ गया 14 बैरोमीटर, ठीक है। तो यह साधारण बैरोमीटर का ही सुधरा हुआ रूप है। इसको J14 ने 1750 से 1831 के बीच में बनाया था। इसमें क्या होता है, एक पेंच की सहायता से ना जो पारा भरा था ना वहाँ नली में, उसको आप ऊपर नीचे खिसका सकते हो, उसको आप क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे खिसका सकते हो। ये था, बस इतना ही चेंजिंग किया था 14 बैरोमीटर में। अभी जो इस्तेमाल ज़्यादातर हो रहा है वो हो रहा है निर्दो बैरोमीटर यानी एनराइड बैरोमीटर। इसमें क्या होता है, एक धातु की चद्दर से बना एक घड़ीनुमा यंत्र होता है और उसमें कोई भी द्रव नहीं भरा जाता, कुछ भी पारे जैसा, पानी जैसा कुछ भी नहीं भरा होता है। उसको निर्दो मतलब उसके अंदर सारे द्रव निकाल दो, द्रव सहित जो वायु है ना उसको भी निकाल दो, यानी वायु की सारी वायु जो है पंप के द्वारा बाहर निकाल देती है, मतलब निर्वात टाइप का हो गया, निर्वात। और वायु के दबाव से ही ढक्कन जो होता है यहाँ का ऊपर नीचे होने लगता है और उसकी वजह से घड़ी घूमती है। जब वायु चलेगी, जब वायु का दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, तो उसमें एक ढक्कन बना होता है, वो ऊपर नीचे होगा और उसकी वजह से घड़ी में मूवमेंट होगी और वो रिकॉर्ड करेगा। एक ऑटोमेटिक होता है, ठीक ना। और एक और बना है बायोग्राफी, ठीक ना। बायोग्राफ क्या होता है, वायुदाब लेखी क्या होता है, ये एक ऑटोमेटिक मशीन होती है। इसमें ढेर सारे एंड्रॉयड बैरोमीटर लगे होते हैं, एंड्रॉयड, ठीक ना, और एक दूसरे के ऊपर रखे होते हैं। जब एक चेंज होता है ना, दबाव से एक ढक्कन ऊपर नीचे होता है, तो उसकी वजह से दोनों तीनों होने लगते हैं। तो ये कुछ इस तरह का सैंपल बनता है। देखिए, ऐसे ऊपर नीचे होंगे तो ऐसे ऐसे बनेगा, ठीक ना। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो ये बता देता है कि नहीं, कि तूफान जैसे संकेतक हैं, क्या हैं, ऐसे ऐसे करके, ठीक है ना। ये सॉरी यार, दिख नहीं रहा है ये, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके बनाता रहता है, ठीक है। तो चलिए, आपको आ गया हो समझ में दोस्तों, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करिए, शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इसका अगला पार्ट आप ज़रूर देखिएगा, एक एक करके तो थोड़े थोड़े टॉपिक को मैं बनाऊँगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।